फिराक गोरखपुरी की गज़ल का एक शेर है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की लिखी हुई मज़मून नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये मुख्तसर मज़मून है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की लिखी हुई मज़मून नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने अपने उस्ताद का खाका लिखा। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये खाका उन्होंने इस तरह से लिखा है कि नज़ीर अहमद के यहाँ सामने खड़े नज़र आते हैं। जब आप खाका पढ़ेंगे, जो उनका जो उनका हुलिया मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने खींचा है, ऐसा मालूम होता है कि नज़ीर अहमद सामने खड़े हैं। तो आइए सबसे पहले मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी का खुलासा पढ़ेंगे। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की पैदाइश कब हुई और इनका इंतकाल कब हुआ, क्योंकि ये सब बातें एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये बातें आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका इंतकाल कब हुआ, उन्होंने कैसे तालीम हासिल की और किस तरह उन्होंने अदबी खिदमात की हैं, ये सब बातें ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग क्या है, 1884 ईस्वी में पैदा हुए और 1947 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। 1947 ईस्वी में क्या हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो इनका इंतकाल का डेट है और 1884 ईस्वी में वो, इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी यानी 1884 में है। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। कहाँ से पास किया? हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। 1907 में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँचे। 1907 में वो कहाँ गए? हैदराबाद गए और कई तरह के उन्होंने नौकरी किया और आखिरी में तरक्की करते करते क्या, असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे तक रहे। 1919 में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून रिसाला अफादा आगरा में निकाला। 1919 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहला जो मजमून था रिसाला अफादा निकाला। रिसाले का नाम क्या था? अफादा। ठीक है। और वो कहाँ से निकाला? आगरा से निकाला। अगर आपको आ जाए कि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की अदबी खिदमात लिखिए, तो आप अदबी खिदमात में भी इसको लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। और 1923 से वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। उन्होंने तनकीद, अफसाना, सवाना, हयात, माशरत और इखलाक हर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा और अच्छा लिखा। लेकिन इनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तनकीद लिखा, अफसाना लिखा, सवाना लिखा, सवाना हयात लिखा, माशरत और इखलाक, हर मौजू पर कुछ ना कुछ लिखा। लेकिन इनके जो मज़ाहिया मज़ामीन हैं, जो इनके मज़ाहिया मज़मून हैं, वो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए, यानी वो सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा लिखा और लोगों को पसंद आया। तो बच्चों, मैं इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जो पढ़ा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एक एक सवालों के जवाब मिल जाए। आपको ये नहीं ढूंढना पड़े कि 1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। अगर आप एक बार अच्छी तरह से पूरी सबक को पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैं एक एक बात को आपको अच्छी तरह से समझाकर पढ़ा रही हूँ
और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप एक नोट कॉपी रख लें, चैप्टर का नाम लिखें और जो जो ज़रूरी बात है उसे नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त में क्या है, रिवीजन करने में आसानी हो। आप एक नोट कॉपी रखें और उसमें क्या लिख दें, अपना जैसे ये चैप्टर है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, वो लिख दिया, उनकी पैदाइश का डेट लिखा, उनके इंतकाल का डेट लिखा जाए, पैदाइश लिखा, और उनके जैसे रिसाला है, ये ज़रूरी है, ये लिख लिया कि उनका रिसाला अफादा था, कहाँ से निकला था, आगरा से निकला था। ये सब जो ज़रूरी बात है उसे आप नोट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त में क्या है, रिवीजन करने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो और आपके पूरे पूरे नंबर आए। तो जो मैं बता रही हूँ इसे आप ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको नोट करने से कितना फ़ायदा हुआ, आप हमें ज़रूर बताएं। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। नज़म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है, इसमें भी मज़ाहिया रंग नुमाया है। अब मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के जो मज़ामीन हैं 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं, ये बात भी आप इसमें नोट कर लें। और नज़म का मजमुआ है मेरी शायरी, इसे भी आप नोट कर लें। जो जो ज़रूरी बात है आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, पढ़ते जाएं या नोट करते जाएं। देखिए आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता, तमाम मज़ाह निगार अपना अंदाज जुदा रखते हैं। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का भी एक मखसूस रंग है, जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मजाकी कहा है। सबका क्या है, हंसने हंसाने का एक उसूल है, कोई इसमें हंसने हंसाने का क्या है, कोई उसूल मुकर्रर नहीं है। सब अपने अपने अंदाज से बात कहते हैं, अपने अपने अंदाज से बात रखते हैं और लोगों को हंसाते हैं। इसका कोई क्या है, मखसूस उसूल मुकर्रर नहीं है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का भी एक ख़ास अंदाज है, मखसूस यानी ख़ास अंदाज है, जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मजाकी कहा है। किसने कहा है? अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मजाकी कहा है। खुश मजाकी में कहकहे के मौक़ा कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। मौक़ा यानी मौक़े की जमा। खुश मजाकी में क्या है, कहकहे के मौके कम मिलते हैं, ठीक है, और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। तबस्सुम यानी मुस्कुराना। इंसान क्या, खुश मजाकी में कहकहे कम लगाता है और मुस्कुराता ज़्यादा है। तबस्सुम यानी मुस्कुराना। इनके यहाँ ऐसा इनबिसात मिलता है जिसे देर पा कहा जा सकता है। इनबिसात यानी खुशी। इनबिसात में क्या होता है, खुशी। मिर्ज़ा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। इनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तहरीर यानी लिखना। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के यहाँ क्या, दिलचस्पी के कई सामान हैं। इनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। जो दिल्ली के रोज़मर्रा में जो बोल चाल में इस्तेमाल होता है मुहावरा, वो ये इस्तेमाल करते हैं। और वो अक्सर ऐसे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जो दिल्ली के लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। वो जो अपनी तहरीर में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, वो दिल्ली के लोग क्या है, आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर नज़र मजमून इनकी इन्हीं खुसूसियात का आयनादार है। और ये जो हम मजमून पढ़ेंगे, ज़ेर नज़र यानी नीचे जो हम मजमून देखेंगे, ज़ेर नज़र यानी नीचे जो हम मजमून देखेंगे, इस मजमून में भी यही खुसूसियत है। इसकी मज़ीद खूबी यह है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो और किसी तरह ना मालूम हो सकी। अब उन्होंने जो नज़ीर अहमद का खाका लिखा है, उसमें इतनी सारी बातें बताई हैं कि हमें और कहीं से ये सब बातें नहीं मालूम होती। तो 19वीं सदी के क्या है, ये बहुत बड़े नावल निगार है, बहुत बड़े अदीब हैं, और नज़ीर अहमद। और नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सारी बातें मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने बताई हैं जो हमें किसी और तरह से मालूम नहीं हो सकती। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नज़ीर अहमद की कहानी। कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। किसने लिखी है? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने लिखी है। और हम इसका आज क्या पढ़ेंगे? खुलासा पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है उसमें पूरी चैप्टर, पूरी सबक को पढ़ाया है। अगर आप पूरा सबक पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो को देखें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9 का प्लेलिस्ट देखें, आपको ये सबक मिल जाएगा, ये चैप्टर मिल जाएगा। तो अगर आप पूरी सबक पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको इसका खुलासा पढ़ाऊँगी।
تو نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کس نے لکھی ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھی ہے۔ مرزا فرحت اللہ دیکھیے یہ کیا ہو گیا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1884 میں، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش ہوئی 1884 میں، یہ ہم یاد رکھیں گے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1947 میں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ہندوستان آزاد ہوا تھا، تب ان کا انتقال ہوا 1947 میں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں ضروری یاد رکھنی کی ہے۔ اور ان کا جو رسالہ تھا ان کا کیا نام تھا؟ افادہ نام تھا، جو انہوں نے آگرہ سے نکالا تھا۔ اور ان کی کتاب کا نام ہے مضامین فرحت، جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور ان کی شاعری کا نام کیا ہے؟ میری شاعری۔ نظم کا ایک مجموعہ ہے ان کا، اس کا نام ہے میری شاعری۔ تو آئیے اب اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے اس خاکہ میں نذیر احمد کی شکل و صورت، وضاقتہ اور حلیہ کو دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اچھا، یہ جو نذیر احمد تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ نذیر احمد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ ان کے یہاں پڑھنے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جو ان کو دیکھا، جس طرح سے دیکھا، ان کا نقشہ انہوں نے اسی طرح سے کھینچا ہے، ان کا خاکہ لکھا ہے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے اس خاکہ میں نذیر احمد کی شکل و صورت، وضاقتہ اور حلیہ کو دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد محنت سے حاصل کی ہوئی تعلیم کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تصنیف و تالیف یعنی انہوں نے جو پڑھا لکھا ہے اس کا بیان ہے، درس اور تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کا کام بھی کیا ہے۔ خاکہ میں نذیر احمد کے زمانے کی معیاری اور مفید تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا ہے۔ خاکہ میں کیا؟ نذیر احمد کے زمانے میں جو معیاری تعلیم ہوتی تھی، معیاری تعلیم جو ہوتی تھی، جو مفید تعلیم ہوتی تھی، اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی پیش کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کا حلیہ یوں بیان کرتے ہیں، فرحت اللہ بیگ کیا ہے؟ نذیر احمد کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح حلیہ بیان کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نذیر احمد سامنے کھڑے ہیں۔ رنگ سولا، اونچا قد، بدن موٹاپے کی طرح مائل، سر پر ترکی ٹوپی، بڑھی ہوئی توند جس پر تمہید لپیٹ لیتے تھے، سر پر گنتی کے بالوں کی جھالر، چھوٹی چھوٹی ذہین آنکھیں جن میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے آنکھوں کو مسکراتی آنکھیں کہا ہے، دہانہ چوڑا، جبڑا بڑا، آواز اونچی اور پاٹدار، چھدری داڑھی قدرتی طور پر فرنچ کٹ۔ اب یہ پڑھ کر آپ کو کیا لگے گا کہ نذیر احمد ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اس طرح انہوں نے خاکہ پیش کیا ہے۔ آپ کو کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ نذیر احمد کا خاکہ لکھیے۔ تو جو فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کا حلیہ بیان کیا ہے، ان کا جو حلیہ بیان کیا، جو ان کو خاکہ بیان کیا کہ وہ کیسے تھے، دکھنے میں کیسے لگتے تھے، بس آپ کو یہاں سے یہاں تک لکھ دینا ہے، یہ آپ کو پورے نمبر آ جائیں گے۔ اس کے بعد فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کے حصول تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ حصول تعلیم یعنی انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، نذیر احمد نے جس طرح تعلیم حاصل کی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ مسجد میں پڑھتے اور گھر گھر سے روٹیاں بٹورتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی طرح دہلی کالج تک پہنچے۔ نذیر احمد کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد میں پڑھتے تھے اور گھر گھر روٹیاں بٹورتے تھے، یعنی روٹی مانگنے کا کام کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں کیا ہے؟ مسجد میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اور گھر گھر بھیجا جاتا تھا کہ روٹی مانگ کر لے آؤ۔ اس کے بعد وہ کس طرح دہلی کالج تک پہنچے اور کس طرح تعلیم حاصل کی۔ روٹیاں بٹورنے کے سلسلے میں انہوں نے اپنی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے، جو ان سے ڈھیروں مسالہ پسواتی تھی۔ ان کی بیوی کیا ہے؟ ان سے ڈھیروں مسالہ پسواتی تھی۔ جب آپ پوری کہانی پڑھیں گے تو آپ کو کہانی پڑھ کر بہت مزہ آئے گا، یہ بہت مزاحیہ کہانی ہے۔ پھر فرحت اللہ بیگ نے اپنے پڑھنے اور نذیر احمد سے نوک جھونک کو پرلطف انداز میں بیان کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کیا ہے؟ نذیر احمد سے پڑھتے تھے، تو اپنے پڑھنے اور نذیر احمد سے نوک جھونک کو پرلطف انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ان سے کس طرح کتابیں جھپٹا کرتے تھے اور مولوی صاحب کس طرح ان پر رقمی حملے کرتے تھے مگر کبھی کامیاب نہ ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں فرحت اللہ بیگ نے استاد اور شاگرد کے درمیان کے مشفقانہ رشتے کو بھی
बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। मुशफ़िक़ाना यानी दोस्ताना अंदाज, शफ़क़त वाला अंदाज, हमदर्दी वाला अंदाज, दोस्ती वाला अंदाज, ठीक है। रिश्ते को भी बड़ी खूबसूरती से पेश किया, यानी उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा मुशफ़िक़ाना था, यानी शफ़क़त वाला था, हमदर्दाना रिश्ता था। फरतुल्लाह बेग ने खाके के आखिर में ये भी बताया है कि बाद में वो जब दिल्ली आते हैं तो उस्ताद के मकान पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं, जहां उन्हें ज़ौक़ का ये शेर याद आ जाता है, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। तो ये तो खुलासा था, ठीक है। तो आपको खुलासा ज़रूर समझ में आया होगा, इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। आइए अब मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल एक है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में बताइए। तो जवाब लिखेंगे, नज़ीर अहमद को बचपन में वर्जिश का शौक़ था। अब नज़ीर अहमद का जो शख्सियत लिखा है, उन्होंने जो खाका लिखा है, उसमें क्या क्या दिलचस्प पहलू था उसको बताना है। जब आप पूरा खाका पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उनका दिलचस्प पहलू था। नज़ीर अहमद को बचपन में वर्जिश का शौक़ था। वो शोख तबीयत के इंसान थे। इनकी आंखों में शोखी और जहानत कूट कूट कर भरी थी। इनकी आंखों को मुस्कुराती हुई आंखें कहा जा सकता है। इनकी आंखों में क्या है? शोखी और जहानत कूट कूट कर भरी थी और इनकी आंखों को मुस्कुराती हुई आंखें कहा जा सकता है। आवाज़ गूंजदार और लोचदार था। वो एक अच्छे मुकर्रिर थे, जलसे पर छा जाते थे। मुकर्रिर यानी तकरीर करने वाले, जलसे पर छा जाते थे। चाल में मतानत थी, बावक़्क़ार अंदाज से चलते थे। बचपन में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त से तालीम हासिल की थी। एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था। बचपन में जो लड़की इनसे ढेरों मसाला पिसवाती थी, उसी से इनकी शादी हुई। इन्हें अपनी ज़बानदार पर बहुत नाज था। मुहावरों के इस्तेमाल का भी बहुत शौक़ था। उन्हें अपने तर्जुमे पर भी बड़ा नाज था। खुसूसन वो कलाम मजीद के तर्जुमे को हासिल हयात समझते थे। उन्होंने जो कलाम मजीद का तर्जुमा किया था, उसे हासिल हयात यानी ज़िंदगी में उन्होंने यही हासिल किया था, उसे समझते थे। लेन देन के मामले में बहुत सख्त थे। शागिर्दों को बड़ी शफ़क़त से पढ़ाया करते थे और उनके जो शागिर्द थे उनको बड़ी शफ़क़त से यानी बहुत मोहब्बत से पढ़ाते थे। सवाल 2 है, नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के किन वाक़यात का जिक्र किया है? तो जवाब लिखेंगे, नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के 2 वाक़यात का जिक्र किया है। उन्होंने अपने बारे में बताया, हम बहुत गरीब लोग थे, ना खाने को रोटी ना पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे और तवक्कल पर गुजारा करते थे। तवक्कल यानी अल्लाह की राह पर, अल्लाह पर भरोसा करते थे। मौलवी साहब बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। थोड़े दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुअल्लिक़ात पढ़ने लगा। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। ये कौन बता रहे हैं? नज़ीर अहमद अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं कि किस तरह वो एक मस्जिद में गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक़ था। और कलाम मजीद भी पढ़ लिया और उसके बाद मुअल्लिक़ात पढ़ने लगा। पढ़ने के अलावा इनका काम था क्या? रोटियां समेटना, यानी रोटियां मांग कर लाना महल्ले से। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर की रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों पर टरखा दिया। रोटियां लेने वो हर रोज़ अब्दुल हामिद के मकान पर भी जाते थे। इनकी लड़की नज़ीर अहमद से ढेरों मसाला पिसवाती थी, तब जाकर रोटी देती थी। जहाँ वो हाथ रुकते थे, वो बट्टा इनके हाथ में मारती थी। बाद में यही लड़की इनकी अहलिया बनी। वो कहाँ जाते थे? अब्दुल हामिद के मकान पर भी रोटी मांगने जाते थे और उनकी लड़की क्या बड़ी बदमाश टाइप की थी, उनसे रोज़ मसाला पिसवाती थी, तब रोटी देती थी। और जहाँ उनके हाथ रुक जाते थे, उसी बट्टा से वो मारती थी। बाद में यही लड़की उनकी अहलिया बनी, यानी इस लड़की से इनकी शादी हुई। एक दिन नज़ीर अहमद दिल्ली कॉलेज जा पहुंचे, जहां मुफ्ती सदरुद्दीन लड़कों का इंटरव्यू ले रहे थे। बड़ा हुजूम था। धक्का मुक्की में नज़ीर अहमद का पैर फिसला और ये गिर गए। अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें उठाया और इनसे शफकत आमेज बातें की
और मुफ्ती साहब से इनका इंटरव्यू लेने के लिए कहा। जब सदरुद्दीन को ये मालूम हुआ कि पंजाबियों के कड़े की मस्जिद के मौलवी साहब से पढ़ता है और मौलिकात पढ़ रहा है, तो वो ना सिर्फ हैरत ज़दा हुए बल्कि नज़ीर अहमद के दाखिले की सिफारिश भी कर दी और यूं नज़ीर अहमद दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। इस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान, ज़कोरुल्लाह और प्यारे लाल भी वहाँ पढ़ते थे। अब देखिए ये बात कितनी याद रखने की है, जब नज़ीर अहमद वहाँ पढ़ रहे थे उसी ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान और ज़कोरुल्लाह भी वहाँ पढ़ते थे। सवाल 3 है, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन से अदीब शामिल थे? तो जवाब लिखेंगे नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में सर सैयद अहमद ख़ान फारसी की जमात में थे, मुंशी ज़काउल्लाह हिसाब की जमात में और मास्टर प्यारे लाल अंग्रेज़ी की जमात में पढ़ते थे। सवाल 4 है, नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई हैं? नज़ीर अहमद ने आजकल की जो तालीम है उसकी कौन कौन सी कमी बताई है? खामियां यानी कमी बताई है, खुसूसियात यानी खूबी और खामियां यानी कमी। नज़ीर अहमद ने आज के तरीक़े तालीम को घास काटना कहा है। क्या कहा? आजकल जो तालीम का तरीक़ा है उसे क्या कहा है? घास काटना। इनके नज़दीक आजकल पढ़ाते नहीं लादते हैं, आज पढ़ा कल भूला। इनके नज़दीक कहने का मतलब ये है कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि लाद देते हैं, इतना दे देते हैं। आज पढ़ा कल भूला यानी आज पढ़ाया गया और कल भूल गया, इस तरह की तालीम आजकल दी जा रही है। तालीम तो ऐसा होना चाहिए या तालीम का तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि अगर जो पढ़ाया गया तो उसे बच्चा भूले नहीं। और नज़ीर अहमद ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की पढ़ाई क्या, लाद देते हैं, इतना दे देते हैं और आज पढ़ा और कल भूल गए, उसे याद ही नहीं रहता बच्चों को। तो पढ़ाई का मतलब और पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए कि इस तरह पढ़ाया जाए कि बच्चे को बातें याद रह जाएं। आज की तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का भी रदा है, ठिकरियाँ भी घसेड़ दी हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और अड़ा अड़ा धम गिर गई। यानी इस तरह की दीवार बनाई गई है जिसमें ठिकरियाँ भी घसोड़ दी गई हैं, मिट्टी भी, पत्थर भी, चूना भी और ईंट भी। तो इस तरह की दीवार क्या पायदार नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, एक धक्का देंगे और गिर जाएगी। यही आजकल का तालीम है। इसी तरह की तालीम दी जा रही है जिसे क्या बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं, ढंग से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, हर चीज़ में कच्चे रहते हैं। आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल 1 है, आपको नज़ीर अहमद की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? तो जवाब लिखेंगे हमें नज़ीर अहमद की हंसोड़ फितरत यानी हंसने वाली फितरत, इनकी ज़हानत, शागिर्दों को शफ़क़त से पढ़ाना यानी बहुत मोहब्बत, बहुत हमदर्दी से पढ़ाते हैं, मामले और लेन देन में खरा होना। बहुत बड़ी बात है कि मामले और लेन देन में खरा होना चाहिए, जो लिया वो वापस कर दिया। ख़तीबाना अंदाज़ यानी मुक़र्रिर थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा तकरीर करते थे। पुरमज़्ज़ा असलूब बयान, आजिज़ी व इनकसारी यानी इनका जो असलूब बयान था, जो लिखने का अंदाज़ था, वो बहुत पुरमज़्ज़ा था यानी मज़ा देने वाला था। लोगों को पढ़कर चेहरे पर तबस्सुम आ जाता यानी मुस्कुराहट आ जाती थी। आजिज़ी व इनकसारी यानी बहुत आजिज़ी से काम लेते थे, अकड़ बिल्कुल नहीं था। लगन और जुस्तजू से तालीम हासिल करना बहुत अच्छा लगा। लगन और जुस्तजू से तालीम हासिल करना, जिस तरह उन्होंने लगन से और मेहनत से, कोशिश से, जद्दोजहद से तालीम हासिल की, वो हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक इंसान जब मेहनत से, लगन से, कोशिश करके तालीम हासिल करता है तो उसकी तालीम का, उसके इल्म का लेवल ही अलग होता है। अगर आप भी बच्चों को दिल लगाकर मेहनत से तालीम हासिल करेंगे तो आपके जो इल्म का लेवल होगा, आपके जो तालीम का लेवल होगा वो अलग ही होगा। आपको जो इल्मी मालूमात होगी वो आपकी इल्मी मालूमात अलग ही लेवल की होगी। इसलिए बहुत मेहनत से और कोशिश करके, जद्दोजहद करके तालीम हासिल करें ताकि आपकी तालीम क्या है, आपकी इल्म क्या है, मजबूत हो। आपके अंदर जो इल्म है वो मजबूत हो, आपके अंदर से झलके। जब आप बात करें तो आपके अंदर से झलके कि आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ खूबी है, आपके अंदर कुछ अच्छा है। आइए सवाल 2 देख लेते हैं। सबक में जहाँ मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया गया है इसकी निशानदही कीजिए। अब सबक में कहाँ कहाँ मज़ाहिया अंदाज पेश किया गया है इसकी निशानदही कीजिए। इस सबक में मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने जगह जगह मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया है। मसलन चौड़ान ने लंबान को दबा दिया, यानी लंबे थे लेकिन चौड़े इतने थे कि चौड़ान ने क्या, लंबा को दबा दिया। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता, बस यही कैफियत थी। मुरमुरों यानी
मूढ़ी को मुरमुरा कहा जाता है। तो वर्जिश छोड़ देने से जिस तरह क्या है बदन फैल जाता है, जिस्म फैल जाता है, उसी तरह इनका बदन था, इसका इनके जिस्म का डिल डॉल था। सर बहुत बड़ा था, मगर बड़ी हद तक इसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने इख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर नहायत एहतियात से साफ कर दिए जाते थे, वरना बालों की कगर सफ़ेद मुकेश की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती। अब बालों की जो कगर थी, जो किनारा था, सफ़ेद मुकेश की तरह, यानी बाल सफ़ेद थे तो सफ़ेद मुकेश की तार की तरह कहा जा रहा। मुकेश की तार जैसे सफ़ेद कलर की होती है, टोपी के किनारों पर झालरों का नमूना हो जाती, यानी जब टोपी पहनते तो बाल क्या है किनारे किनारे से सफ़ेद सफ़ेद लटकने लगता, तो झालर की तरह बन जाता। नाक किसी कदर छोटी और नथने भारी, नाक छोटी थे लेकिन नथने भारी थे। ऐसी नाक को गवारों के इस्तेलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है, यानी फुल्की की तरह नाक है, पकौड़े की तरह नाक है। दाढ़ी बहुत छिदरी थी, एक बाल बआसानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। दाढ़ी कैसी थी? छिदरी थी, यानी फैली हुई थी, दूर दूर में एक एक बाल थे जिसे बआसानी गिना जा सकता था। और दाढ़ी की जो वजह थी, जो इनका दाढ़ी का जो तरीका था वो कैसा था? खुद फ्रेंच कट था, यानी फैशन के हिसाब से फ्रेंच कट था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों पर ही टरखा दिया। मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। वो कहते हैं कि मेरी जो तमाम उम्र का सिला है वो कलाम मजीद का तर्जुमा है। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बिठाया है। हमने कहा मौलवी साहब बिठाया नहीं ठूसा है। ये सब बातें हैं, तो ये सब बातें क्या हमें पढ़ने में सबक में बहुत अच्छी लगी। सवाल 3 है, मुर्दजा ज़ैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। काठ का उल्लू होना, पत्थर की लकीर होना, तवक्कल पर गुजारा करना, ये सब मुहावरा है। इसके क्या है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। काठ का उल्लू होना यानी बेवकूफ़ होना। काठ का उल्लू होना का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ होना। आजकल के दौर में काठ का उल्लू होना बहुत तकलीफ देह होता है। आजकल के दौर में जो लोग बेवकूफ़ हैं वो बहुत तकलीफ से वक्त गुजारते हैं। पत्थर की लकीर होना यानी जिसमें तब्दीली मुमकिन ना हो, वो अपनी बात को पत्थर की लकीर समझता है। तवक्कल पर गुजारा करना यानी खुदा पर भरोसा करना। गरीब लोग तवक्कल पर गुजारा करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।